हेलो व्हाट्सअप। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी तो यार आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी और एक डायलॉग जरूर फेवरेट रहा होगा क्योंकि मूवी में रिपीट ही इतनी बार हुआ है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, क्योंकि आम आदमी अगर अपनी जिद पर आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज ला सकता है। सोचो, अगर केशवानंद भारती केस हुआ ही नहीं होता तो आज हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बिना मजबूत संविधान की कल्पना कैसे कर सकते थे? या मनिका गांधी का अगर पासपोर्ट इंपाउंड ना हुआ होता तो आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन इतना ब्रॉड लेवल पे कैसे हो पाता? तो ऐसे ही हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट्स कोर्ट रूम से ही नहीं बल्कि आम आदमी जिंदगी पर भी डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। पहला केस हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केसेस आने की जरूरत क्या थी? तो कुछ तो स्टोरी रही होगी। तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि स्टेट का विकास अब कैसे किया जाए, क्योंकि लोग तो उस टाइम पे गरीब थे। लेकिन सोसाइटी दो सेक्शंस में बटी हुई थी, एक जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्स थे, काफी सारी जमीन थी और मींस ऑफ प्रोडक्शन था, वहीं दूसरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिनके पास ना तो लैंड था फार्मिंग के लिए जिससे कि वो कोई इनकम जनरेट कर सके। और 1950 में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कर दिया गया था और लोगों को पता लग गया था राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जो आर्टिकल 14 में था हमारे, वहीं पर ही प्रेशर आ गया था हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब एक बैलेंस ऑफ पावर लानी पड़ेगी, सोशल इनइक्वालिटी हटानी पड़ेगी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी। लेकिन कैसे? इंडिया में सबसे ज्यादा उस टाइम पे क्या था? वो था हमारा लैंड, सबसे ज्यादा लैंड। तो लैंड में ही कुछ किया जा सकता है। तो काफी सारे स्टेट्स लाए थे अलग अलग तरीके के लैंड रिफॉर्म्स। जिसके पास ज्यादा है वहां से लैंड लो और गरीबों में बांट दो। तो ऐसा ही कुछ सीन और ऐसा ही कुछ केस हुआ था हमारे पंजाब में। पंजाब के एक छोटे से एरिया जलंधर में, जहां पर दो भाई रहते थे, एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ और दूसरे का नाम था विलियम गोलकनाथ। भाई ये बहुत रिच थे, बोलते हैं ना रिच रिच, वैसे जिनके पास 500 एकड़ लैंड थी। लेकिन वहीं पर ही पंजाब ने सीन उल्टा कर दिया। पंजाब 1953 में एक एक्ट लेकर आया था, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट, जिसके तहत यह बोला गया था कि मैक्सिमम लैंड कोई ले सकता है या प्रोवाइड किया जा सकता है या रख सकता है, वो सिर्फ 30 एकड़ लैंड रख सकता है। दो भाई थे तो 60 एकड़ लैंड, बाकी का लैंड टीनेंट्स को दिया जाएगा और रिमेनिंग लैंड गवर्नमेंट अपने पास रखेगी रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। भाई लोगों को भी थोड़ा सा काम करने दो, फार्मिंग करने दो कि एक इनकम जनरेट होगी, इंडियन इकोनॉमी में कुछ उनका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा देश का विकास करने के लिए। लेकिन वहीं गोलकनाथ फैमिली को आने लग गए चक्कर, बोलने लगे यार 88% जमीन तो ये हमारी लेकर ही चली गई सरकार, ऐसे कैसे? इसमें तो हमारा मौलिक अधिकार छीना गया, हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी हमसे छीना गया है। 19 सब क्लॉज एफ जो गारंटी देता है, गारंटी द राइट टू होल्ड, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, वो उसका उल्लंघन किया गया है। और आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है उसका भी उल्लंघन किया गया है। अभी सरकार कर क्या रही है? सर आप हमसे एक तरफ दूसरों की अच्छाई भी कर रहे हो, दूसरों की अच्छाई के चक्कर में हमसे मौलिक अधिकार भी छीन रहे हो, ये चीज तो मैं नहीं सहूंगा। वो सीधा चले गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डाल दी एक रिट पिटीशन और ये बोला गया कि सर क्या फंडामेंटल राइट्स जो इतने सीक्रेट हैं, जो अमेंड नहीं किए जा सकते हैं? अब ऐसा थोड़ी है कि पार्लियामेंट को, अगर पार्लियामेंट उसका मास्टर कर दिया जाए, उसका मास्टर है कि जैसा वो चाहे वो वैसा मॉडिफाई कर सकता है, वैसे ही ऑल्टर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ क्वेश्चंस रखे थे गोलकनाथ फैमिली ने, और वो क्वेश्चंस क्या थे कि एक तो जो एक्ट पास किया गया है 1953 का, उससे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने गए हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स छीने गए हैं तो ये एक्ट गलत है, इसको वापस लिया जाए। दूसरा ये बोला था कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनलॉफुल है। भाई 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनलॉफुल है तो ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था क्या? इसमें कुछ लैंड रिफॉर्म्स ऐड करे गए थे, कुछ एडेड लैंड रिफॉर्म्स थे जो पता कहां डाल दिए थे? हमारे स्केड्यूल 9 में। अब स्केड्यूल 9 में डाल दिया तो ठीक तो है, उसमें ऐसा खास क्या है? तो स्केड्यूल 9 में यह खास है कि अगर कोई भी लैंड रिफॉर्म इसमें डाला गया है तो वो जुडिशरी से बिल्कुल परे है, बिल्कुल अलग है। इसमें जुडिशियल ना तो स्क्रूटनी कर सकती है ना ही रिव्यू कर सकती है।
और अगर कोई भी एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट इसमें डाला जा रहा है तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि सरकार मौलिक अधिकार छीन सकती है, वो एक्ट को वापस नहीं ले सकती। उसके बाद यह बोला गया था अगर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार इतने ही इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आर्टिकल 368 ज्यादा पावरफुल है आर्टिकल 13 से। क्या अब आर्टिकल 368 में कहता है, आर्टिकल 368 एक तरीके की एब्सोल्यूट पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 13 में यह बोला गया था कि अगर कोई भी एक्ट पार्लियामेंट बनाती है तो एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर वो एक्ट पास करा गया है और मौलिक अधिकार छीना गया है तो वो एक्ट नल एंड वॉइड कर दिया गया है सर। लेकिन अगर इसके थ्रू, इस एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा है, हमसे मौलिक अधिकार छीना है, सर 368 ज्यादा पावरफुल हो गया क्या? फंडामेंटल राइट्स को तो कोई देख ही नहीं रहा है। आर्टिकल 13 में जब ये बोल दिया ये एक्ट नल एंड वॉइड है तो उसको नल एंड वॉइड करो और साइड करो। तो ये सारी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई तो उस टाइम पर सब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई गई जिसमें 11 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे थे, जो उस टाइम पे लार्जेस्ट एवर बेंच थी उस दौरान। और आर्ग्यू करने के आए थे हमारे गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि आर्टिकल 368 के तहत गवर्नमेंट के पास पूरी एब्सोल्यूट पावर है कि वो लॉज अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकती है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आते हैं। और ये बोल रहे हैं कि ये बहस चल ही क्यों रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वर्डिक्ट दे दिया है शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस के दौरान कि पार्लियामेंट हैज द एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड, मॉडिफाई एंड ऑल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो ये सुनवाई क्यों की जा रही है सर? चैलेंज ही क्यों हो रहा है? केस को रफा दफा करो ना। अब सुप्रीम कोर्ट सोचा कि भाई यहां से गोलकनाथ फैमिली बोल रही है कि हमारा फंडामेंटल राइट छीना गया और ये यहां पे बोल रहे हैं कि सर ये केसेस पहले हो गए, चैलेंज छोड़ो। क्योंकि उस टाइम पे सरकार को लैंड रिफॉर्म्स इतने जरूरी करने थे क्योंकि देश का विकास करना था, उस पर्टिकुलर स्टेट का विकास करना था। और वो हो सकता था अगर इकोनॉमिकली इक्वलिटी दे दी जाए और सोशली भी इक्वल किया जाए और जो इनइक्वलिटीज है उसको रिड्यूस करा जाए। और वो कैसे किया जाएगा? सोशल पॉलिसीज के थ्रू, बाय इंप्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। वहीं पर ही आते हमारे पेटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट जो गोलकनाथ का स्टैंड ले रहे थे। उन्होंने बोला सर आर्टिकल 368 सिर्फ एक प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, इसका मतलब यह नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड या मॉडिफाई कर देंगे। अगर सर ऐसा कुछ है कि वो लोगों से उनका मौलिक अधिकार ही छीन रहे हैं अपने मन मुताबिक, तो सर इसमें डेमोक्रेसी इंडिया की बची ही कहां? जो सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे संविधान का, फिर तो ये डिक्टेटरशिप हो गई है ना। तो फिर इसमें सोवेरेनिटी बची है ना ही इसमें रिपब्लिक का कुछ बचा है इसमें। फिर ये बोल दिया गया था ये तो एक तरीके की डिक्टेटरशिप चल रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स ऑल्टर ही करना चाह रहा है, मॉडिफाई करना चाह रहा है, अमेंड करना चाह रहा है, तो सर पार्लियामेंट से हटाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यह पावर दी जाए, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जो प्रॉपर फंडामेंटल राइट जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए वो डिसाइड करे, ना कि पार्लियामेंट डिसाइड करे। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रॉपर पार्लियामेंट के अमेंडमेंट से परे हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 हमारा ये चीज बोल चुका है कि सर अगर कोई भी एक्ट पास किया जा रहा है और वो फंडामेंटल राइट छीन रहा है तो वो नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स तो पार्लियामेंट के अमेंड के परे हो गए ना। बाकी आप चीजें कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स पे आप क्यों आ रहे हो? फिर ये सारी चीजें जजमेंट हुए, सब चीजें सोची समझी गई और उस टाइम पे 6-5 की मेजॉरिटी के उससे सुप्रीम कोर्ट ने डी डे पर एक जजमेंट दे दिया फिर कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन फंडामेंटल राइट्स पे कोई अमेंड नहीं करेगी। उसके बाद क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है, भाई वो सेक्रेड है, वो लोगों के लिए है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिलती है, पावर ऑफ अथॉरिटी कहां से मिलती है? क्योंकि प्रीएम्बल में भी लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमारे देश भारत की जनता। आप उनसे ही उनका मौलिक अधिकार छीन रहे हो, तो ये तो वही बात हो गई कि पार्लियामेंट कि भारत इंडिपेंडेंट ही कर रहा, वो तो अभी भी ब्रिटिशर्स के अंदर है, वैसा ही तुम रूल कर रहे हो, वैसे ही डिक्टेटरशिप तुम चला रहे हो। फिर ये बोला गया था अगर फंडामेंटल राइट आपको चेंज करना है या फिर फंडामेंटल राइट चेंज करने की आपको नीड है तो उसमें अब पार्लियामेंट कुछ नहीं करेगी, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म आपको करनी पड़ेगी जिसके पास ये पावर दी जाएगी वो फंडामेंटल राइट्स
ऑल्टर कर सकता है, किसी भी तरीके का मॉडिफाई कर सकता है किसी भी एक्ट को लाने के लिए। और आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट को पावर देती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, वो फंडामेंटल राइट्स को अब अमेंड नहीं करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये वर्डिक्ट दे दिया, और उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उसके दिमाग में होने लग गया सर कि भाई इन्होंने तो हमसे सारी पावर ले ली, हमारी जो एब्सोल्यूट पावर थी उसको एक तरीके से लिमिट कर दिया। अब वो एकदम से शॉक हो गई और इंदिरा गांधी जी ने बोल दिया कि हम ला रहे हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 71 में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बारी के लिए उनसे पावर ले ली कि मैडम पार्लियामेंट अब कोई भी आप अमेंड नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में, आपको अमेंडमेंट करना है, बाकी के दूसरे प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरे प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उनको अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को आप हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट के पास तो ये पावर है कि वो अमेंडमेंट ला सकता है। तो 24th अमेंडमेंट में 1971 में रिक्लेम कर लिया कि पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। और ये और बोल दिया और कुछ आर्टिकल ऐड कर दिया, आर्टिकल 13, 4 और 368 में, जहां पर अब अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई अब रोल ही नहीं रहेगा। भाई हमारी पावर वीक कर दिया आपने। अब ऐसे कैसे? देख रहे हो क्या बैटल चल रही थी उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में कि कौन सुपीरियर है। पब्लिक जनता को तो देखा ही नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि लैंड कुछ रिफॉर्म्स भी लाने थे, लेकिन कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार छीना जा रहा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट भी फंस रहा था। और अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ अपने डिसीजन दे रहे थे, जजमेंट दे रहे थे, तो पार्लियामेंट की पावर्स वीक हो रही थी। और उस टाइम पे सरकार को, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि उस टाइम पे सरकार ये चीज ले सकती है अपने अंदर? तो बिल्कुल नहीं ले सकती है। ला दिया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, और ऐसा ही एक और एक्ट लाए थे 25th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन इस केस ने ना एक बेस बना दिया था केशवानंदा भारती केस के लिए। केशवानंदा भारती केस स्टेट ऑफ केरला में भी कुछ ऐसा हुआ था जैसे पंजाब में देखा गया था। वहां पर भी लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। वहां पर यह बोला गया था कि अब हमको, जिसके पास एक्सेस लैंड है, सरकार अपने पास ले लेगी और पुअर सेक्शंस में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। लेकिन ये लैंड लिया कहां का गया था? ये लैंड लिया गया था हमारे एडनीर मठ में से। अब आप ये देख रहे हो, ये एरियल व्यू, ये एडनीर मठ का। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो एरिया है, ये एरिया सरकार ने अपने पास ले लिया था। और ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है एडनीर मठ की, जिसकी वजह से डे टू डे की जो उनकी एक्टिविटीज थी वो ब्रेक हो गई थी, क्योंकि इनकम जहां से आ रही थी वो आ ही नहीं पा रही थी। जिसकी वजह से जो वहां के हेड थे, जो शंकराचार्य थे, केशवानंदा भारती जी, उन्होंने बोला ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसे कैसे सरकार जमीन ले लेगी, और वो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट की। जिसकी वजह से उन्होंने ये बोला कि मेरा फंडामेंटल राइट, हमारा मौलिक अधिकार छीना गया है। और वो कौन सा छीना गया? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। और ये दोनों आते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूट था उस टाइम पे। फिर केशवानंदा भारती केस ने सोचा कि एडनीर मठ का लैंड मैं मतलब लॉस ना कर दूं, उसको पूरी तरीके से सरकार ना ले जाए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए 1970 में केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को अपोज करने के लिए। लेकिन कुछ, अब उस टाइम पे सरकार बहुत तेज थी यार। सरकार ने सोचा कि भाई आगे ऐसे कोई केसेस आए तो मैं पहली अमेंडमेंट करके रखती हूं, पहली में सुप्रीम कोर्ट से पावर ले लेती हूं और अपने पास पूरी एब्सोल्यूट पावर रख लेती हूं। ऐसा ही कुछ हुआ था पार्लियामेंट के कुछ अमेंडमेंट्स में, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो बोल दिया था कि जो लैंड रिफॉर्म्स है वो 9th शेड्यूल में आएंगे, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। और 9th शेड्यूल में स्पेशली इसलिए क्योंकि जुडिशियल रिव्यू और स्क्रूटनी उसमें नहीं थी, उसको पूरी तरीके से इम्यून कर दिया गया। फिर आए थे हमारे 17th अमेंडमेंट एक्ट। 17th अमेंडमेंट एक्ट यही था कि कुछ और लैंड रिफॉर्म्स उसमें जोड़ दिए जाएंगे, और वो एक्ट अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स भी छीन रहा है तो वो नलिफाइड कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड, उससे वो छीना जाएगा। एक्ट नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब पार्लियामेंट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की पूरी पावर ले ली थी फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड कर सकते हैं लेकिन फंडामेंटल राइट पर अब वो अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक तरीके का इम्यूटेबल है, सेक्रेड है, अनचेंजेबल है। उसका डिसीजन
वो जो क्लेम उनसे छीन ले गया था वो रिक्लेम करने के लिए वो लाए थे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहां पे उन्होंने बोल दिया था कि पार्लियामेंट हैज द एब्सोल्यूट पावर। वो एब्सोल्यूट पावर ये है कि वो संविधान में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट कर सकते हैं इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। लेकिन 25th अमेंडमेंट में ऐसा क्या हुआ? 25th अमेंडमेंट में जहां पे ये बोल दिया गया था, जहां पे ये लगने लग गया था कि जो डीपीएसपी हैं वो ज्यादा सुपीरियर है फंडामेंटल राइट से। गोलकनाथ केस में ये चीज हुई थी कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादा सुपीरियर दिखाए गए थे हमारे डीपीएसपी से, तभी तो वो राइट्स उनसे छीने थे। लेकिन इसमें ये चीज आई थी कि डीपीएसपी ज्यादा सुपीरियर है हमारे फंडामेंटल राइट, क्योंकि उस टाइम पे पार्लियामेंट ने जब डीपीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी तभी तो ये एक्ट निकाला था उन्होंने। अब इस एक्ट में क्या था? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में यह चीज बोल दिया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया जा सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं और पब्लिक यूज के लिए सरकार उनसे एक्वायर कर सकती है लैंड, और जो कंपनसेशन देगी वो पार्लियामेंट नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी, वो भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। भाई देख लो, पूरी की पूरी पावर अपने पास कि सुप्रीम कोर्ट भाई बिठाया ही क्यों है? जब सारे डिसीजन तुम ले रहे हो, तुम तो कंपनसेशन कुछ भी दे दोगे तो लोग जाएगा कहां? पार्लियामेंट जाना स्टार्ट कर दे क्या? आप जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ही। तो यहीं पर ही क्या हुआ था, फिर से एक फाइट स्टार्ट हो गई थी हमारे पार्लियामेंट के पास, जिसके पास अनलिमिटेड पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और सुप्रीम कोर्ट के पास जिनकी पावर लिमिट कर रहे थे पार्लियामेंट नए नए अमेंडमेंट्स को निकाल के। अब इस केस में था क्या? याद रखना भाई, ये केस सबसे ज्यादा चला था, गोलकनाथ से भी ज्यादा चला था। ये केस 68 डेज तक चला था और 100 केसेस को साइडलाइन कर दिया गया था। इस केस के लिए 70+ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को मतलब खंजोला गया था, और तो और 703 इतने पेजेस का तो ये जजमेंट था। तो इसमें जो बैटल स्टार्ट हो गई थी, वो बैटल स्टार्ट हो गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और पेटिशनर लेड बाय केशवानंदा भारती के बीच में, और इसमें बैठी थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें थे 13 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो इस केस को सुनने वाले थे। क्योंकि उस टाइम पे बोल दिया था कि मेरे तो संविधान आपने छीन ही लिए हैं, जो आर्टिकल 14, 19, 25 और 26 में थे वो तो आपने छीन लिया मौलिक अधिकार, अब सर केस मेरे उसमें कर दो। और केस में गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट बोलते थे कि सर आप फिर से वही चीजें ला रहे हो। जब बोल दिया कि पार्लियामेंट के पास पूरी एब्सोल्यूट पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है अपने हिसाब से इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम देख चुके हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, और राइट टू प्रॉपर्टी भी कर्टेल रेस्ट्रिक्शंस डाल सकती है, वो हम देख चुके हैं 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सर अब परमानेंट है ही नहीं। पार्लियामेंट अगर चाहे तो प्रीएम्बल भी चेंज कर सकते। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है भाई वाह तुम तो बहुत बढ़िया करे जा रहे हो, मुझे यहां बिठाया ही क्यों है? या सुनवाई के लिए बिठाया, या फिर ठीक है मैं तुम्हारे खिलाफ ही केस, मतलब कि तुम्हारे खिलाफ ही सारे जो जजमेंट है तुम्हारे ही झोली में डाल देता हूं कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम बिल्कुल सही काम कर रहे हो। वहीं पे गवर्नमेंट नीडेड दिस पावर, और गवर्नमेंट को ये पावर चाहिए भी इसलिए थी क्योंकि जिससे कि लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू वो सोशली इक्वलिटी ला सके, इकोनॉमिकली इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी ला सके और सोशलिस्ट पॉलिसी को लागू कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि सर इसलिए हमको बहुत जरूरी है कि एडनीरमठ का हमको लैंड चाहिए। अब आप बताइए क्या करें? वहीं पे पेटिशनर एक आर्ग्यूमेंट बोलता है, पेटिशनर एक आर्ग्यूमेंट ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सेक्रोनेट हैं, वो सेक्रोनेट मतलब वो सेक्रेड हैं, वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आप उनसे छीन लोगे तो आप तो एक तरीके की डिक्टेटरशिप चला रहे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आप उनसे आर्टिकल, आप तो राइट टू लाइफ भी छीन सकते हो, उनको मार के फिर बाद में बोलोगे कि सर आर्टिकल 368 में सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नमेंट जाएगी कि आर्टिकल 368 में हमारे पास तो एब्सोल्यूट पावर है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट हैड द अनलिमिटेड पावर। अगर पार्लियामेंट के पास, वही बात फिर से यहीं पे ही इसी सुप्रीम कोर्ट में रिपीट हो रही है, और वो भी सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर 24th और 25th जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद चेंज किए कि सर अगर ऐसी बात है तो आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्या डिस्ट्रॉय कर रहे हो? हमारे डेमोक्रेसी, जुडिशरी, फेडरलिज्म, सोवेरेनिटी, और एक तरीके की आप डिक्टेटरशिप ला रहे हो। कुछ तो मर्सी कर लो सर, पूरी पावर पार्लियामेंट को मत दो। वहीं पे ही सुप्रीम कोर्ट का फिर एक जजमेंट आया था कि सरकार अपनी मन मर्जी चला रही है, वो अमेंड करी जा रही है और लोगों के फंडामेंटल राइट छीन रही है। और वहीं 13 जज बेंच बैठी थी जिन्होंने ये घोषित कर दिया था कि अब पार्लियामेंट, और इस
जजमेंट में देखना सुप्रीम कोर्ट कितना क्रिएटिव खेला है। वो वाला होता है ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, बेस्ट एग्जांपल होगा। पार्लियामेंट को पावर भी दे दी लेकिन हल्की सी एक खींच भी लगा दी, हल्की सी एक लिमिट भी लगा दी। देखो पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्टर नहीं होना चाहिए। जहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि इंडिया की डेमोक्रेसी पे बात आ रही है, इंडिया की सोवरेनिटी पे बात आ रही है, फेडरलिज्म पे बात आ रही है, लोगों के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में ये सब चीजें आई थी, अगर ये सब क्वेश्चंस हो रहा है तो पार्लियामेंट उस चीज को अमेंड नहीं कर सकते। वो एक्ट, वो चीज नहीं मानी जाएगी, उसको तुरंत नल एंड वॉइड नलिफाई कर दिया जाएगा। 24th और 25th अमेंडमेंट वैलिड मान लिए, ठीक है, आप वैलिड कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी भी आप एक्वायर कर सकते हैं पब्लिक यूज के लिए, और आप 24th में पूरी पावर भी रख सकते हैं कि अब पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी। लेकिन बस उसमें से एक काम करना, फंडामेंटल राइट्स हटा देना, बस रिक्वेस्ट। अरे सर फंडामेंटल राइट्स अगर हमने हटा दिए तो फायदा क्या? फायदा क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर आपसे छीन रहा है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर पार्लियामेंट छीना जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि ये नल एंड वॉइड आप इसको किया जाए। और फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय अमेंडमेंट्स बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और जुडिशरी को ये पावर है, जहां पर कुछ लैंड रिफॉर्म शेड्यूल 9 में डाल दिए थे, जो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी एक्ट रिव्यू और स्क्रूटनी करने से उनको पीछे खींचता है। तो यह बोल दिया गया था कि जुडिशरी के पास पूरी पावर है, अगर उनका बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हुआ तो जुडिशरी एंटर करेगी उस सीन में, पार्लियामेंट का गला पकड़ेगी और बोलेगी हटाओ, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर आ रहा है सर, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। डेमोक्रेसी अगर हार्म हो रही है, पब्लिक के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, डिक्टेटरशिप एक बारी के लिए लाई जा रही है, या सोवरेनिटी पे कोई क्वेश्चन उठ रहा है, या फेडरलिज्म बहुत हार्म हो रहा है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जंप करेगी और वो एक्ट नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। अब ये केस क्यों इंपॉर्टेंट था? केस इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक तो डेमोक्रेसी इससे बची है, डिक्टेटरशिप फुल्ली पार्लियामेंट के पास पावर नहीं दी गई है, उनकी पावर लिमिट करी गई है बेसिक स्ट्रक्चर का नाम देके, जिसकी वजह से जो डिक्टेटरशिप थी वो अब ऐसा लग रहा था कि प्रिवेंट कर दी गई है, बचा लिया गया है भाई हम भारत देशवासियों को, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू भी इसमें हो जाएगा और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ज्यादा फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अब नहीं हो सकता है, तो लोगों का मौलिक अधिकार भी बच गया, पार्लियामेंट को उनकी पावर भी दे दी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल रिव्यू भी रख लिया। देख रहे हो, इसको बोलते हैं भाई बैलेंस ऑफ पावर। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा देगा मेरा क्रिएटिव आइडिया, ऐसे थोड़ी जब मैं बोल रहा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अब बनाओ कोई अमेंडमेंट, अब करो, आप क्या करोगे? लेकिन सर क्या करें, क्योंकि एक और केस आ गया था हमारा पॉलिटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था हमारा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसमें ऐसा क्या हुआ था? मेनका गांधी जी, आपको पता है संजय, ये विडो थी संजय गांधी जी की, इनकी एक मैगजीन थी सूर्य मैगजीन के नाम से। उस सूर्य मैगजीन में इन्होंने, भाई एक होता है ना कि न्यूज़पेपर वाले या आर्टिकल्स वाले जो छापते हैं पॉलिटिशियंस की ऐसी की तैसी कर देते हैं, तो ऐसा ही हुआ था, इन्होंने कुछ एक इमेजेस डाल दी थी अपने मैगजीन में, वो भी स्कैंडल्ड इमेजेस, किसकी? डिफेंस मिनिस्टर्स के बेटे की। और उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर कौन था? हमारा बाबू जगजीवन राम जी। अब एक होता है ना कि भाई इतना बड़ा एमपी एक डिफेंस मिनिस्टर के बेटे की वो चीज डाल दी, तो ऐसे थोड़ी चुप बैठ जाएगा। तो उन्होंने सीधा भेजा एयरपोर्ट जाओ, और मुझे कुछ नहीं पता, पासपोर्ट एक्ट के थ्रू उसका पासपोर्ट इंपाउंड कर लो, क्योंकि उस टाइम पे मेनका गांधी जी दूसरे कंट्री जा रही थी, क्योंकि उनकी एक स्पीच थी, तो वहीं पर ये एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया गया और उनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया गया। और उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा, लेकिन गवर्नमेंट के वही आर्बिट्री एक्शंस के थ्रू बोल दिया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपको कोई भी रीजंस नहीं दे सकते हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट में ही आपका पासपोर्ट इंपाउंड किया जा रहा है, जिसके तहत मनिका गांधी जी को लगा था कि मेरा आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। अब इसमें क्या हुआ? आर्टिकल 21 क्यों वायलेट हो रहा है भाई इसमें?
अगर मैं पूछूं तुमसे तो आर्टिकल 21 में राइट टू ट्रेवल अब्रॉड आपको पता है मेंशन करा गया था, हमारे फंडामेंटल राइट में ऐड करा गया था सातवंत साहनी केस। सातवंत साहनी केस जब हुआ था तो उन्होंने ये बोल दिया गया था, मतलब पार्लियामेंट ने ये वर्डिक्ट दे दिया था कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एक फंडामेंटल राइट है। तो भाई फिर आप ये क्यों छीन रहे हो इनसे फंडामेंटल राइट, इनको अब्रॉड क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि भाई पॉलिटिकल क्लैश हुआ था ना, आपने एक डिफेंस मिनिस्टर के बेटी के स्कैंडल डाल दिया तो बदला तो आपसे लिया जाएगा। तो उनको तो लगा था कि बदला उनको ले लिया जाएगा और इंडिया में बिठा दिया जाएगा कि आप कहीं फॉरेन वॉरेन नहीं जाएंगे। लेकिन क्या पता था मेनका गांधी जी हमारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी और अलग अलग आर्टिकल्स बोल देगी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 उनका मौलिक अधिकार उनसे छीना गया है। और फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट क्या हुई थी, पिटिशनर मेनका गांधी ने बोलता कि वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि एक तो इन्होंने लोगों ने मेरा पासपोर्ट ले लीजिए और मुझे कोई रीजन भी नहीं बताया, मेरी बात भी नहीं सुनी गई, ये एक तरीके से वायलेट करता है नेचुरल जस्टिस को। और जब आर्टिकल 21 में ये बोला गया राइट टू ट्रेवल एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फंडामेंटल एक राइट है जो सतवंत साहनी केस में ऑलरेडी प्रूफ कर दिया गया था, तो अब आप मुझे उड़ने क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे अब्रॉड क्यों नहीं जाने दे रहे हो, जबकि वो मेरा एक फंडामेंटल राइट है। और फिर उसके बाद आप रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हो मेरे पास, मेरे उस पे राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। क्यों? क्योंकि आप मेरी सुन ही नहीं रहे हो। आपने सिर्फ बोल दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपको कोई रीजन नहीं दे सकते हैं, और अगर मैं कुछ कहना भी चाह रही हूं तो आप मेरी नहीं सुन रहे हैं। तो राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशंस पे भी आप उसको वायलेट कर रहे हो। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के क्या थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है जी इनका तो बिल्कुल सही बात है, और आर्टिकल 21 तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि राइट टू ट्रेवल आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट में आता है। अब आप ये बताइए कि अब गवर्नमेंट क्या आर्ग्यू करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी सर गवर्नमेंट राइट टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रेवल, गवर्नमेंट को पूरा राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई ठीक है बताओ कैसे राइट है कि आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो? सॉरी सर वो तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पासपोर्ट एक्ट में सेक्शन 10 सब क्लॉज सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी में चीज लिखा गया है कि आप रीजन नहीं दे सकते। आप अगर किसी का इंपाउंड करना चाहें पासपोर्ट तो उसका इंपाउंड कर सकते हैं। तो भाई एक्ट बनाए तो पार्लियामेंट बनाए कि एक बारी के लिए अपनी मनमानी चला रहे हैं। 2 केसेस में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, अब सुप्रीम कोर्ट बता चुका है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करो, डिक्टेटरशिप मत बनो। यहां पर तुम एक्ट में चीज डाल रहे हो और देख रहे हो सेक्शन 10 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज सी में चीज लिखा है कि आप रीजन नहीं दे सकते हो, और पब्लिक इंटरेस्ट में हमने उनको उनका पासपोर्ट इंपाउंड करा है, मतलब यानी जब्त करा है। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ उस टाइम पर, अब ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ एक कि मतलब अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना रहा है तो वो प्रोसीजर स्टैब्लिश कौन करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा। क्या उस लॉ का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, और वो प्रोसीजर फेयर हो, मीन्स हो, ऑपरेसिव हो, वह भी देखेंगे। एक आपको पता होगा कि एक डिबेट स्टार्ट हुआ था, हमारे अंबेडकर जी ने एक डिबेट स्टार्ट करा था कि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ तो है ही, कंडीशनली है ही, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी होना चाहिए। अंबेडकर जी ने जब यह चीज बोली थी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो था ही, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी जोड़ा जाए इसे। तो उस टाइम पे यूएस के काउंसलर जस्टिस फिनिक्स ने यह बोला था कि अभी भारत रेडी नहीं है, अभी आप सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड लॉ ही रखो। जब एक तरीके की मैन पावर हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने स्टार्ट कर देगी, तब उस टाइम पे आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लाना। और यही हुआ था बाय द टाइम मेनका गांधी जी के केस में, जब यह बोल दिया गया था कि अब गवर्नमेंट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अब यह देखा जाएगा कि कितनी मनमानी करती है सरकार। क्योंकि अगर कोई भी एक्ट वो पास कर रहा है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ से, अगर वो आर्बिट्री है, वो उसमें अनफेयर मीन्स कहीं नजर आ रहा है, ऑपरेसिव आ रहा है, तो वो एक्ट अब पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब उसमें देखा जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी। और आर्टिकल 21 में ये डाल दिया गया प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अब दोनों कंसीडर
किए जाएंगे। धीरे धीरे टाइम टू टाइम जब ये मनिका गांधी जी का केस पूरा सॉल्व हो गया था, काफी बार मनिका गांधी जी का केस जब पूरी तरीके से सॉल्व हो गया था, तो काफी सारी चीजें आर्टिकल 21 में, जो कि हम बोलते थे राइट टू लाइफ एक बॉडी का स्ट्रक्चर है कि बस डेथ तक ही सीमित है, तो ऐसा अब नहीं था। ट्रेवल अब्रॉड आ ही गया था, अब धीरे धीरे उसमें और भी चीजें एडिशन हो रही थी, जैसे राइट टू प्राइवेसी हमारा, जैसे राइट टू प्राइवेसी हमारा केसी पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हमारे राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, और काफी सारे ऐसे राइट्स भी जोड़े गए थे हमारे आर्टिकल 21 में। इसलिए बोला गया था कि मनिका गांधी जी की वजह से फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 इतना ब्रॉड कर दिया गया था। ठीक है, कि अगर ये जब यार बोला गया है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो फिर राइट अगर, और फिर हाँ एक चीज और, कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 अब तीनों कंसीडर करे जाएंगे। तीनों कंसीडर करे जाएंगे। तीनों कंसीडर कैसे? अगर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अगर इन्फ्रिंज हो रहा है, तो मतलब राइट टू स्पीच भी इन्फ्रिंज हो रहा है, राइट टू इक्वलिटी भी इन्फ्रिंज हो रहा है, क्योंकि डिग्निफाइड लाइफ कहां मिल रही है उनको। तो अगर कोई आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 21 में का उल्लंघन होगा, ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन होगा। अब ये जो चीज देखी जाएगी, ये बिल्कुल कंबाइंड देखी जाएगी, और इस इंपैक्ट, इस जजमेंट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू को इंक्रीज कर देगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ा दी गई, और रिलेशनशिप ये वाला, ये रहा 14, 19 और 21 का रिलेशनशिप काफी स्ट्रेंथन कर दिया गया था। अब देख रहे हो, ये देख रहे हो आप कि भाई सुप्रीम कोर्ट अलग चेन खींच रहा है, पार्लियामेंट अलग चेन खींच रहा है। उस टाइम पे क्या होता था, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस आते थे। अब आपको काफी इन डेप्थ पता लगी होगी कि क्या चीजें किस दौरान हुई थी। मेनका गांधी जी के इन एंड आउट, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो कोर्ट में क्यों गई, हमारे केशवानंद भारती जी कौन थे, वो उस टाइम पे केस में क्यों गए, और हमारे गोलकनाथ जो ब्रदर्स थे वो कोर्ट में क्यों गए, उनकी फैमिली क्यों गई। अब मुझे आप एक चीज बताइए इन सब में, केशवानंदा भारती केस, वो जो केस था वो जीता कौन था? गवर्नमेंट जीती थी या केशवानंद जी? कमेंट डाउन में जरूर बताना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, मुझे ऑलरेडी पता आंसर्स क्या बताएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज यहीं तक ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सी यू सून।